नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान लापता किसानों को लेकर के तमाम संगठनों ने चिंता जाहिर की है। इस संबंध में किसान एकता मोर्चा ने लीगल कमेटी का गठन भी किया है। किसान मोर्चा ने लापता किसानों के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार बताया है और समिति ने यह कहा है कि पड़ोसी देश भी सीमा पार कर जाने वाले सैनिकों को लौटा देता है, लेकिन दिल्ली पुलिस लापता किसानों के बारे में छिपा रही है। और वहीं दूसरी ओर कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की घटना का केंद्र सरकार ने बचाव किया है। सदन में किसान आंदोलन को लेकर के पूछे गए सवाल पर गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि दिल्ली पुलिस के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के जवाब पर लोकसभा में ये कहा है कि प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और साथ ही हिंसा भड़काने की भी कोशिश की गई। ऐसे में दिल्ली पुलिस के पास बल इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केंद्र सरकार के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की है, जिसको लेकर के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने यह कहा है कि केंद्र सरकार ने गाजियाबाद, गुड़गांव और लखनऊ समेत हर लोकल बॉडी को पैसे दिए, लेकिन बीजेपी शासित एमसीडी को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। इस बजट में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें रही और उसका एकमात्र कारण रहा भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की यूनिट है। साथियों, हालांकि बजट में लोकल बॉडीज को लेकर जो पैसे का आवंटन है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी कम किया गया है। पहले जहां पे लोकल बॉडी के अंदर 488 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पैसे मिलते थे, इस बार उन्होंने 206 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लोकल बॉडी को दिए। उन्होंने गुड़गांव को लगभग 200 करोड़ रुपए दिए, गाजियाबाद को लगभग 200 करोड़ दिए, लखनऊ को लगभग 200 करोड़ दिए। गाजियाबाद बॉर्डर पर है, गुड़गांव बॉर्डर पर है, लखनऊ मुश्किल से 5 से 6 घंटे की दूरी पे है। इन सारी लोकल बॉडीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए, लेकिन दिल्ली की लोकल बॉडी को, दिल्ली की म्युनिसिपल बॉडी को कोई पैसे नहीं दिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं, वो लोग कई सारे मंत्रियों से मिले, अनुराग ठाकुर जी से भी मिले थे। वो मुझे बताया गया वित्त मंत्री से भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने पैसे की भी मांग की थी कि हमारे को इतना पैसा दीजिए, जो हमारा बनता है वो पैसा भी हमारे को दीजिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुड़गांव को दिए, गाजियाबाद को दिया, लखनऊ को दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी को नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर के जानकारी दी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 184 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 462 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या कम होकर के 5007 रह गई है। 5007 में से 1341 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन का उपयोग कर रहे हैं, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ये वैसे लोग हैं जिनको संक्रमण तो हुआ है पर कोई लक्षण नहीं आए हैं और इनके घर में अलग शौचालय के और अलग कक्ष की व्यवस्था है। जिनके पास ऐसी व्यवस्था न हो, उन्हें जो राजकीय व्यवस्था की गई निःशुल्क चिकित्सा की, उसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि उनके घर के जो और लोग हैं, परिवारीजन हैं, वो उनसे किसी भी स्थिति में संक्रमित न होने पाए। कुल 420 व्यक्ति इस समय निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी
जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वो राजकीय व्यवस्था में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल 5,86,967 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज की जा चुके हैं और कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 8,668 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,02,326 सैंपल्स की जांच हुई है और अब तक कुल मिलाकर के 2,80,92,122 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसकी आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने निंदा की है और इसके अलावा मान ने कृषि कानूनों को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं पंजाब में, उसमें कांग्रेस जो है उनको मतलब चुनाव को लूट रही है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। फिरोजपुर में, जीरा में हमारे कैंडिडेट्स को नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिए जा रहे, उनके घर पे जाके उनको डराया जा रहा है, खबरदार जो आपने इलेक्शन लड़े तो। अगर आपने विपक्ष से कोई उम्मीदवार के कागज नहीं दाखिल करने देने और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना, तो फिर इलेक्शन करवाना किसके लिए है? तो ये जो सब गुंडागर्दी है उसकी हम निंदा करते हैं और संसद में जो तीनों कानून, जो खेती के तीनों कानून आए हैं, उनको वापस करवाने की मांग करते रहेंगे, करते हैं। और जितनी देर ये कानून वापस नहीं होंगे, हम लाखों के किसान जो बॉर्डर पर, दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका साथ देंगे। उनकी आवाज़ उठेगी, राज्यसभा में भी उठी है, लोकसभा में भी उठेगी। जितनी देर इन कानूनों पर चर्चा से कुछ नहीं होगा, कानून वापस लो ताकि जो ट्रैक्टर जिनके मुंह अब दिल्ली की सरकार की तरफ है, अपने अपने खेतों की तरफ हो जाए। वापस लाने का बिल क्यों नहीं ला रहे? वापस लाने का बिल क्यों नहीं ला रहे? एक तरफ तो सरकार कह रही है बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ उन पर पर्चे दर्ज कर रहे हैं उनके किसान जथेबंदियों के नेताओं पर, और ऊपर से तारीफ कर रहे हैं। राष्ट्रपति से अभिभाषण में तारीफ करवाई इन बिलों की, और जो बजट कल पेश किया उसमें किसानों से जैसे मजाक करना हो। कौन सा किसान है जो ई ट्रेडिंग कर लेगा? 86% को तो ये पता ही नहीं, वो छोटे किसान हैं कि ई ट्रेडिंग होती क्या है। तो सब कुछ उनके लिए ही बुना जा रहा है, पूंजीपतियों के लिए। तो जितनी देर ये कानून वापस लाने का बिल नहीं आएगा, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, सड़क पर भी किसानों का साथ देती रहेगी और किसानों की आवाज को बुलंद कर। सिक्किम में चीन की सीमा नाकुला बॉर्डर पर तैनात सेना के नायब सूबेदार देवेंद्र नाथ मिश्रा का पार्थिव शरीर घर पर पहुंचा। पार्थिव शरीर पहुंचते ही परिवार के लोगों में माहौल गमगीन हो गया और शहीद स्थल पर पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि बदायूं के गांव मनसान गला के रहने वाले देवेंद्र नाथ मिश्र सिक्किम में तैनात थे और रविवार की रात ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत उन्हें घोषित कर दिया था। ये इनका मेडिकल ट्रीटमेंट चला हुआ था, तो हार्ट के पेशेंट थे, तो हार्ट के पेशेंट मतलब दौरान उनकी मृत्यु हुई। बाकी इनकी जो प्रेजेंट लोकेशन थी 13 मेरी जो ITBP के 13वीं बटालियन है, वो सिक्किम गंगटोक में, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी। तो छुट्टी पर आ रखे थे, इनका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस दौरान हुई थी। ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा था सर? ये मुकुंद हॉस्पिटल चला हुआ था, पटेल सर जी, बरेली में चला हुआ था। जी सर, उनका ट्रीटमेंट वहाँ भी चला था सर, जहाँ इनकी पोस्टिंग थी सर? जी हाँ, वहाँ भी चल रही थी, वहाँ भी चली थी और यहाँ हुआ, तो यहाँ भी फिलहाल चला हुआ था पोस्टिंग। पोस्टिंग किस जगह से? पोस्टिंग थी 13 बटालियन गंगटोक सिक्किम है फिलहाल। और हम जो आए हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, जो हमारी नियर बाई यूनिट होती है ITBP के, वो अंत्येष्टि में भाग लेती है। तो हमारी सेनानी 3rd बटालियन जो ITBP के बरेली मौजूद है, हम लोग 3rd बटालियन के हैं, वो इनके अंत्येष्टि में आए हैं। तो आगे के लिए सर इनकी क्या मदद है? परिवार के लिए क्या सर? परिवार के लिए मदद जो मतलब एज पर रूल है वो मदद दी जाएगी। इनका GPF पे जो कट रहा है वो मदद मिल जाएगी, जो भी हमारे रूल रेगुलेशन में उनकी सारी मदद दी जाएगी। सर पारिवारिक सदस्यों को किसी नौकरी या कोई सहायता दी जाएगी सर? नौकरी सहायता वो मैं क्लियर करके बताऊंगा ना बाद में, अभी मतलब वो बताऊंगा कि उसे जॉब के दौरान की डेथ हुई है, मैं बताऊंगा वहाँ क्लियर करके, बाद में बता जगह होगा तो अनुकंपा दी जाएगी, नहीं वो बाद में बताऊंगा।
सोमवार को देश का आम बजट वित्त मंत्री ने पेश किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ सरकार के नुमाइंदे इसे बेहतर बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बजट को लेकर के कहा है कि जब बजट पेश हुआ तो लोगों के मन में सवाल खड़ा हुआ कि ये देश का बजट है या फिर भाजपा का घोषणा पत्र। जिन राज्यों में चुनाव है वहां योजनाओं का ऐलान किया गया। भाजपा की राजनीति चुनावी राजनीति है और सरकार का उपयोग चुनाव के लिए किया जाता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कल बजट जब पेश हुआ, निश्चित रूप से ये बजट देश का है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, ऐसे लोगों के मन में सवाल खड़े हो गए। जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पे योजनाओं की ऐलान करने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चुनावी राजनीति है, सरकार का उपयोग चुनाव के लिए किया जाता है। हमें लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। नरेंद्र आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अच्छा कदम है। मुझे लगता है 1947 के बाद से, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इंदिरा जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, अटल जी हो, सभी लोगों ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ कुछ न कुछ कदम उठाया। उत्तरी दिल्ली के सफाई कर्मचारी अभी तक काम पर नहीं लौट रहे हैं। कारण है कि इन लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा है। 4 महीने की सैलरी लेकर भी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म नहीं की। हालांकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने सैलरी देकर सभी सफाई कर्मचारियों को संदेश दे दिया कि सैलरी मिल गई है तो सफाई कर्मचारी अपने अपने काम पर लौटें। लेकिन अब सफाई कर्मचारियों की डिमांड है कि उन लोगों को पक्का भी किया जाए। देखिए, हमारे नगर निगम के अंदर लगभग 1.5 लाख कर्मचारी तीनों नगर निगम में है। अगर उत्तरी दिल्ली निगम की बात करें तो 55,000 कर्मचारी हमारे पास काम करता है। 24,000 कर्मचारी हमारे रिटायर्ड कर्मचारी है। तो उनमें से जो कर्मचारी काम पे कर रहे हैं उन्होंने तो हड़ताल ख़त्म करी थी। तो जिन लोगों ने, जो कर्मचारी मेरा आगे बढ़ के काम कर रहा है, और चाहे वो सफाई का काम है, चाहे दफ्तर का काम है, चाहे अस्पताल का काम है, तो इसका मतलब वो तो हड़ताल पे है नहीं। जो लोग हड़ताल पे वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं, और उनको मैं कहना चाहता हूं कि और काम अच्छे से करें, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर के जो लोग हड़ताल पे गए वो भी वापस काम पर लौट आए। लेकिन सर, जो लोग कहना है कि हमारी जो डिमांड थी यानी कि पक्का करने की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई, और सैलरी भी मिली है वो भी पूरी नहीं है अभी तक। दिसंबर तक की सैलरी दे दी सफाई कर्मचारियों को। सर वो 4 महीने की बता रहे हैं, 3 महीने की कर्मचारी बता रहे हैं 4 महीने की। आप यहाँ तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश के राम भक्त मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज देश के राम भक्तों द्वारा लिखी गई 100 करोड़ राम नाम आलेखित पुस्तिका चित्रकूट के रघुवीर मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से अयोध्या पहुंची, जहां पर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राम नाम बैंक में जमा कर दिया गया है। और 50 वर्ष पहले राम मंदिर निर्माण के लिए खोले गए राम नाम बैंक में अब तक 15,000 करोड़ राम नाम जमा हो चुका है। और अब मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद इसकी संख्या भी बढ़ गई है। बैंक लगातार 40 वर्षों से चलता आ रहा है। आज चित्रकूट से 100 करोड़ नाम आया है, यानी 1 अरब। 100 करोड़ में 1 अरब होता है। 1 अरब नाम आया है आज ट्रक में चित्रकूट से। बढ़ी है कि घटी है? यहाँ तो लोग हमेशा देश विदेश से लोग काफ़ी आते हैं। यहाँ पर हमेशा ट्रक काफ़ी आते रहते हैं। राम मंदिर बनने के पहले से हमारा बैंक चल रहा है, काफ़ी आते हैं, जमा करते लोग। हाँ, संख्या कुछ बढ़ गई है, लगभग अभी कुछ बढ़ गई है, बता दे रहे हैं। वैसे तो हमेशा हमारा चलते आ रहा है। अब हो जाएगा तो फिर स्टॉक किया जाएगा, फिर उसका खाता खोला जाएगा, पासबुक दिया जाएगा, परामर्श दिया जाएगा। खोले जाते हैं। अभी कम से कम 45,000 कैंडिडेट है रेगुलर।
इस समय पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने की प्रक्रिया चल रही है और लगातार जिस तरीके से धन इकट्ठा किया जा रहा है उसको लेकर के अब सवाल भी उठने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ साथ बीजेपी के कुछ नेता भी चंदा जुटाने में लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के कई नेता इस चंदे को लेकर के अब सवाल खड़ा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले तो भाजपा के लोग दिन में चंदा लेते हैं और रात में उसी पैसे से शराब पी जाते हैं। भूरिया के इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। हम अपना परामाल अपना वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़ वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे। भेजती है, हजारों टोलियां बना के भेजी है, हर जगह जा रहे, एक टोली जा रही, दूसरी फिर जा रही और पैसा तो लोग कहते हैं क्या करते हैं, वो जाके खाते हैं। लोग कह रहे हैं, आम जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रही है? बस पैसा खा पी रहे। भूना शुगर मिल के पूर्व कर्मचारियों को लेकर के चेयरमैन और हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दरअसल भूना शुगर मिल बंद होने से 650 के करीब कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे, लेकिन अब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चेयरमैन सुभाष बराला ने इन 650 कर्मचारियों को दूसरी शुगर मिल में एडजस्ट करवा दिया है। बराला ने कहा कि सभी कर्मचारियों को जिनका दोबारा रोजगार लगा है, बधाई देता हूँ। भूना शुगर मिल फतेहाबाद जिले में होती थी, वो उस समय प्राइवेट हाथों में चली गई थी। उसके जो कर्मचारी थे वो बेरोजगार हो गए थे। तो हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए ऐसे सब कर्मचारियों को दोबारा से दूसरी शुगर मिलों में नौकरी देकर के समायोजित करने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि इससे सैकड़ों जो परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए थे, आज दोबारा से ऐसे सब वहां के कर्मचारी जो बचे हुए थे, कुछ का पूर्व में हो गया था समायोजन, कुछ आज यहाँ पर आपके जो सामने हैं दोबारा से नौकरी में आए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अन्य जो विभाग थे जिनमें चाहे औद्योगिक सुरक्षा बल से लेकर के और भूना शुगर मिल या पनीवाड़ा मोटा शुगर मिल के कर्मचारियों की बात हो, ऐसे हजारों परिवार जिनकी नौकरी छिन गई थी उनको नौकरी देने का काम किया है। और मैं ऐसे सब कर्मचारी जो हमारी सरकार में दोबारा से नौकरी पर आए हैं उनको। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम मंगलवार को मुरादाबाद की एक कोर्ट में पेश हुए। साल 2008 में दर्ज हुए एक मामले में आजम और उनके बेटे की पेशी हुई। इसके अलावा आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जया प्रदा पर की गई टिप्पणी के मामले में भी पेशी हुई है। आजम और उनके बेटे की MP MLA स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। आजम और उनके बेटे से संबंधित मामलों में सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट में दोनों पर चार्ज तय किए जाएंगे और मुरादाबाद कोर्ट में सुनवाई के लिए सीतापुर जेल से भारी सुरक्षा बल के साथ आजम खान और उनके बेटे को लाया गया। पिता पुत्र समेत कई समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी 30 जून 2019 को अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप हैं। कोर्ट में पेश होने के बाद अगली डेट मिलने पर पुलिस आजम खान और अब्दुल्ला आजम को वापस सीतापुर लेकर चले गई। आज 2 मैटर्स तो चाइल्ड लेटर से संबंधित है, उसमें पेशी थी। उन दोनों केसेस में एक तो बेसिक केस है जो 2008 का है, एक जो एब्सकॉन्डिंग की हैसियत से इन पे केस लगाया गया था वो 174 AIPC का है।
वो था। तो उन दोनों केसेस में चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। एक केस में अब्दुल्ला आजम साहब पे और आजम खान साहब पे, और एक केस में खाली आजम खान साहब पे। अगली डेट क्या लगी है? अगली डेट एक केस में तो लगी है 4 तारीख और एक केस में लगी है 8 तारीख। अच्छा वकील साहब, टोटल कितने केस हैं आजम खान साहब पर? यहाँ पर 3 केसेस हैं। और पूरे ऑल अगर बात करें रामपुर और सब मिलाकर? ओवरऑल देखिए, उसकी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है, मगर राउंड अबाउट कोई 100 प्लस हैं। तो कितने अभी कितनों में जमानत हो चुकी है? मैक्सिमम में हो चुकी है। अच्छा, सुप्रीम पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर 57 दिनों तक किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद किसान मायूस थे और जिला प्रशासन ने 28 जनवरी को पुलिस बल के साथ चेतावनी देकर किसानों को हटा दिया था। फिर बीती 28 जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जैसे दम तोड़ चुके किसान आंदोलन में जान फूंकने का काम किया और टिकैत के आंसुओं को देखकर प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर किसानों की महापंचायतों का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में पलवल में भी सोमवार से किसानों ने भारी संख्या में अटोहा चौक पर एकत्रित होकर केएमपी एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। ऐसा है भैया, पहले तो आपका धन्यवाद। नंबर दूसरे ये है कि उम्मीद में दुनिया कायम है। हम तो बराबर उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारी बात मानी जाए और जो हमारे 3 कानून हैं वो रद्द किए जाए। एमएसपी पे हमें गारंटी दी जाए पक्की, कानून बना के। इसीलिए हम जब भी सरकार बुलाएगी हमारे प्रतिनिधि तभी वार्ता के लिए वहाँ जाएंगे। कब तक आपका धरना हमारा जब तक जारी रहेगा। बीच में आपको पता है कुछ गड़बड़ी के कारण हमारा हिलुल हुआ, लेकिन अब जो धरना है बराबर जब तक ये वापसी कानून नहीं होंगे जब तक बराबर हमारा धरना चलता रहेगा। जैसे और हमारे सिंधु, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर और शाहजहाँपुर ये चले हुए हैं, उसी प्रकार हमारा तब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस ना हो जाए। राजस्थान में लगातार जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ मुहिम चलाई है। पुलिस की चलाई गई मुहिम के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथकढ़ शराब और शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए हैं। साथ ही कार्रवाई भी लगातार अभी भी जारी है। जिले में 15 थानों की पुलिस, आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थानीय स्तर पर बनाने वाली देशी शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया है और ये अभियान पहले से भी चला हुआ था। उन्होंने ये बताया कि प्रदेश के भरतपुर भीलवाड़ा में शराब से मौतों के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है और उन्होंने ये कहा कि हाल ही में चलाए गए अभियान में अवैध शराब के खिलाफ 64 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 66 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सबको अच्छी तरह विदित है कि हथकढ़ और जो लोकल स्तर पे शराब बनती है उसको यदि गलती से मिथाइल अल्कोहल या औद्योगिक स्पिरिट, इंडस्ट्रियल स्पिरिट इस्तेमाल हो जाए तो वो जहरीली शराब में तब्दील हो जाती है, जिससे नुकसान होता है, जैसे भरतपुर और भीलवाड़ा में हुआ। उसको देखते हुए जिला चित्तौड़ में प्रशासन, पुलिस ने और आबकारी विभाग ने मिलकर व्यापक अभियान छेड़ रखा है और अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें 64 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, 66 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, 10,000 लीटर से अधिक वाश नष्ट कर चुके हैं, 69 भट्टियाँ तोड़ चुके हैं और 300 लीटर के लगभग हथकढ़ शराब बरामद हो चुकी है। ये लगभग 15 थानों की पुलिस में जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की शिकायतें होती हैं वहाँ पे कार्रवाई जारी है। इसमें जनता से अपील भी है कि यदि उनको कहीं भी हथकढ़ की सूचना या अवैध शराब की या महुआ से शराब निकालने की सूचना मिलती है तो वो हमें बता सकते हैं। हाल ही में राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था और इसको लेकर सुजानगढ़ जिले में अंतिम दिन रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र चौधरी के सामने बीजेपी की ओर से महज एक नामांकन दाखिल किया गया, जबकि कांग्रेस की ओर से 3 लोगों ने नामांकन दाखिल किया और बाद में चुनाव प्रभारी डूंगरराम घेदर ने कांग्रेस की ओर से सभापति
पद के लिए वार्ड 18 से निर्विरोध पार्षद बनी नीलोफर घोरी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस की ओर से 3 नाम दाखिल किए गए हैं। 3 उम्मीदवार थे, तीनों ने यहाँ अपना अपना नाम दाखिल किया है, लेकिन जो स्टेट का जो लीडरशिप है वो जिसको उम्मीदवार बनाएगी वो उम्मीदवार होगा। कांग्रेस में एकजुटता है, कांग्रेस में सब कार्यकर्ता, सारी की सारी कांग्रेस और सारे के सारे पार्षद एकजुट होकर के कांग्रेस का सभापति बनाएंगे। कृषि कानूनों के मुद्दे पर जारी किसानों के आंदोलन को अब खुले तौर पर राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। मंगलवार को इसी कड़ी में शिवसेना सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने की। संजय राउत ने यहां पर किसानों से मुलाकात की और राकेश टिकैत से भी मिले। संजय राउत ने यहां पर यह कहा कि किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, ऐसे में हमारा समर्थन जताना जरूरी है। शिवसेना सांसद ने यह कहा कि महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे किसानों के इस आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हमारे पूरे सांसद शिवसेना के यहाँ आए हैं। उद्धव ठाकरे साहब की इच्छा थी, हम जाकर उनसे मिले। टिकैत साहब से बात हो गई। टिकैत साहब को जो एक संदेश देना था उद्धव जी का, वो हमने दिया है। पूरी ताकत से हमारी जो संवेदना है, हम उनके साथ रहेंगे। सदन में भी इसको लेकर आवाज उठाई। देखिए, ये देश का विषय है, ये कोई पंजाब, हरियाणा या किसी एक राज्य का विषय नहीं है, देश के किसानों का विषय है। सरकार ने भी कहा है कि बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने बात करनी चाहिए और ठीक ढंग से बात करनी चाहिए, बात में राजनीति नहीं है। केंद्र के बजट को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता डॉक्टर सतबीर सैनी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, कोई भी बजट चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है या केंद्र सरकार का है, उसमें एक ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, एक डायरेक्शन होती है कि पूरे साल का लेखा जोखा हो के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी डिप्लॉयमेंट कैसे हो, उनकी प्रायोरिटी कैसे हो। और उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था जो पटड़ी से उतरी हुई है उसको कैसे दोबारा से पटड़ी पर लाया जाए। और जो मुख्य मुद्दे हैं जिसमें कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बात है, जो किसानों की स्थिति दयनीय हुई है और जिसकी वजह से पिछले 2 महीने से ज़्यादा बैठे हुए हैं, धरनों पे आंदोलनरत हैं, उनके जो इश्यूज हैं वो कहीं इसमें लंबे चौड़े एड्रेस नहीं किए गए हैं। खास तौर से जब इस तरह का आंदोलन चल रहा है, जो उसमें मुख्य मुद्दा आया है जो कृषि क्षेत्र का, उसमें यूरिया और इस पे जो DAP वगैरह पे जो सब्सिडी थी वो 1,33,000 करोड़ की थी, उसमें से कोई 55,000 के करीब अब वो कम की गई। कुल मिला के मतलब जो है उसमें जो परसेंटेज जो गिरी है, चाहिए तो बढ़नी इस हालात में, क्योंकि उनको राहत देनी थी और जो C2 के फार्मूले के हिसाब से उनकी प्रोटेक्ट करनी थी। उनको जो सरकार का मुख्य दावा भी रहा है, शुरू से रहा है कि हम कोस्ट प्लस से 50% उसको मुनाफे के साथ देंगे, वो अगर दिया जाता और उसमें ये सब्सिडी भी कम कर दी तो अब उसकी जो आगे क्या परिस्थितियां होंगी कि उसका कर्ज जो किसान पहले से कर्जदार है उसको किस तरह से राहत दे पाएंगे, ये अपने आप में संशय पैदा करता। सबसे बड़ी बात तो हरियाणा के करनाल में जेजेपी नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गौराया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में दिया है। इस्तीफे को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला सरकार और किसानों के मीडिएटर बनते तो शायद उनका कद ऊपर होता, लेकिन उन्होंने सरकार की बात की, किसानों की नहीं, इसलिए मैं पार्टी और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने भी शुरू में मेरा जब मैं गया हूँ तो उन्होंने कहा कि ये आपका ठीक करेंगे, लेकिन उसके बाद मैंने जैसा कि बताया कि 14 जनवरी को मैं सारी स्थिति स्पष्ट करने के लिए गया था और उनसे मांग करने गया था कि आप इसके बारे में सख्त स्टैंड लें। कहाँ बातचीत हुई? चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे दिग्विजय सिंह भी मिले थे, सरदार निशान सिंह जी भी मिले थे, सबसे मेरी बात हुई थी। मैंने कहा कि हमें किसानों के साथ खड़े होना चाहिए और वो सारे सहमत से मेरी बात है। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला जी से मेरी बात शाम को 6 साढ़े 6 बजे हुई तो उन्होंने इस पे मेरे कदम पे सहमति व्यक्त नहीं की।
तो उस बात का मुझे मलाल है, क्योंकि हमने 30 साल पार्टी में लगाए हैं। तो आज अगर किसानों के साथ नहीं खड़े होते, हमारी तो रोजी रोटी का सवाल है किसान की, और हम खुद किसान हैं। अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सके तो किसी की लड़ाई कैसे हम लड़ सकते हैं? इसलिए मैंने ये फैसला लिया। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के अमेठी में जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दर्जनों महिला और पुरुष अपनी समस्याओं को लेकर के धरने पर बैठे। दरअसल इनका ये कहना है कि अमेठी जिले की तहसील तिलोई के बहादुरपुर ब्लॉक में बैंक ऑफ बड़ौदा के भ्रष्टाचार की शिकायत पिछले 6 महीने से है। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने 6 महीने पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस संबंध में 3 बार अपर जिलाधिकारी महोदय से भी मुलाकात की गई और एक बार फिर से जिले के मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की गई और समस्या बताई गई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पिछले 6 महीनों से तहसील तिलोई में, विकासखंड बहादुरपुर में और बैंक ऑफ बड़ौदा की भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और 6 महीने पहले हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। आज तक उस पर 0 कार्रवाई है। 3 बार ADM महोदय से मिल चुका हूं इस संदर्भ में और 1 बार CDO अंकुर लाठर से, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आज अनवरत धरना देने का निश्चय किया। हरियाणा के चरखी दादरी में फोगाट खाप की सर्वजातीय पंचायत में खाप प्रधान बलवंत सिंह फोगाट के ऐलान पर गांव समसपुर में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बहिष्कार का ऐलान किया गया। इसके लिए गांव समसपुर के किसानों ने मेन रोड पर फ्लैक्स बोर्ड लगाया और जिस पर यह लिखवाया गया कि भाजपा और जेजेपी के सत्ताधारी नेताओं को गांव में आना उनका मना है, निषेध है। गुस्साए किसानों ने ये कहा कि बस बोर्ड के बाद भी अगर कोई नेता गांव में आता है तो उसे भगा देंगे। ये इसलिए किया है जी, ये लोग जो है ना इनको हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि ये सभी किसान हैं और जब तक ये किसान आंदोलन में शामिल नहीं होंगे निषेधाज्ञा जारी रहेगी। ये हमारी सर्वखा पंचायत के आदेश से लगे हैं, सभी भाइयों ने मिलकर के लगाया, किसी एक का मामला नहीं है। आज हमने ये जैसे जो हमारी सर्वजातीय फोगाट का 19 का आह्वान था कि हर एक गाँव के अंदर अपने जैसे फ्लैक्स बोर्ड लगवाए जाएँ। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक जेजेपी बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार जारी रहेगा। और हमने ये बोर्ड इसलिए लगवाए हैं ताकि वो गाँव के अंदर घुसकर अपनी बेइज्जती न करवाएं, इस बोर्ड को पढ़ें और बाहर से वापस चले जाएं।
किसान आंदोलन पर बोलते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने यह कहा है कि किसानों के हौसलों का जवाब नहीं है, वो आखिर दम तक इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे किसान भाइयों की, उनके नेतृत्व की आज 2.5 महीने हो गए और 2.5 महीने के दौरान मौसम जिस तरह से मौसम की मार, ऊपर से भाजपा के नेता लोग जाके इनके पर हमला बोले, पुलिस और सरकार इसको जिस तरह से परेशानियां कर रही है, उसके बावजूद देश के किसानों के हित में ये नेता लोग जिस तरह से डटे हुए हैं, सच मायने में इनके ऊपर हमें फक्र और नाज होना चाहिए। ये उनकी हिम्मत की मैं भी दाद देता हूं। सही कहा है कि जिस बात को लेके हम चलते हैं, उस बात के लिए हम आखिर दम तक लड़ेंगे। सरकार को अहंकार छोड़ना होगा। मेरा तो सिर्फ बार बार यही कहना है कि यह लोकतंत्र है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है जहां मोदी जी का अहंकार है वही चलेगा और दूसरे की नहीं सुनूंगा, वो जिद सरकार छोड़े, ये जरूरी है। सरकार के कठेरे में कांग्रेस की यूपीए सरकार को खड़ी करके पूरा एजिटेशन, पीछे से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनकी विचारधारा का पूरा बल था, पर हमने कभी इस तरह इसका व्यवहार नहीं किया। जंतर मंतर तक दिल्ली के अंदर आके उनको आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब करने की छूट थी। पुलिस दिल्ली के अंदर सेंट्रल होम डिपार्टमेंट के अंडर है, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह के कब्जे में है, और ये जिस तरह से रवैया दिखाया जा रहा है, क्या दिल्ली किसी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की है या इस देश की राजधानी है? अगर इस देश की राजधानी है तो देश की राजधानी में आवाज पहुंचाने के लिए किसान का आने का अधिकार नहीं है क्या? किसान कोई आतंकवादी है क्या? मैंने आज खुद एक वीडियो देखी, बड़ा दर्द हुआ मुझे। पुलिस के एक बड़े अफसर सामने कांस्टेबल्स खड़े हैं, हाथ में माइक लेके कह रहे हैं कि तैयार हो, डटोगे, रहोगे, और फिर कहते पीटोगे, और सामने कांस्टेबल्स बोलते हां 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 जनाब। क्या हमारे देश के हमारे नागरिकों को इस तरह से पीटने की बात सरकार अगर पुलिस से करवा? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अबुद्धा स्टेडियम में हो रहे क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने शिरकत की और कार्यक्रम के दौरान एनसीसी के छात्रों ने सलामी देकर के पूर्व मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने यह कहा कि खेल आपसी सहमति और सौहार्द को बढ़ाता है। कार्यक्रम के दौरान बजट को लेकर किए गए सवाल पर पूर्व मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस बजट से आमजन का कोई सरोकार नहीं है, मात्र खानापूर्ति के लिए ये बजट पेश किया गया है। इस महामारी कोविड-19 की महामारी के बाद कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो किसानों के हित में हो, मजदूरों के हित में हो, आम आदमी के हित में हो, व्यापारियों के हित में हो। उन्होंने आंकड़े बहुत सारे पेश किए, परंतु आप देखेंगे बोलते थे 1 लाख करोड़, परंतु इसको हम खर्च करेंगे 5 साल। जो पैसे आपको गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान, एक इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में हुआ है, किसानों के लिए आपने जो पैसे पिछले बजट में थे उसको भी घटा दिया। हमारे जो डिफेंस बजट है, जो देश की सेना है, उस पर आपने बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं किया, जब चीन हमारे सरहद पे खड़ी हुई है। तो हमें साफ तौर पे ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि इस समय बजट सत्र चल रहा है, जो हम लोगों की डिमांड है, देश की डिमांड है, उसमें इस बजट में ज़रूर सुधार करने का अभी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में हिसार शहर की अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने 500 रुपये जुर्माना राशि बढ़ाकर के अब 5,000 रुपये कर दी है, और 10 गुना जुर्माना लगाने से
पहले नगर निगम की टीम शहर में जागरूकता अभियान भी चला रही है ताकि 10 गुना जुर्माना लगाने से पहले व्यापारियों को इसके बारे में चेतावनी दी जा सके। जागरूकता अभियान के बाद नगर निगम की तह बाजारी टीम जुर्माना की कार्रवाई करेगी और यही नहीं, अब सड़क पर सरकारी जमीन पर जनरेटर रखकर अतिक्रमण करने वालों पर भी इसी जुर्माना राशि के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्यकारी अधिकारी अमन ढांडा ने जागरूकता अभियान के लिए तह बाजारी टीम इंचार्ज सुरेंद्र वर्मा और सुरेंद्र शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश के रीवा में कानून व्यवस्था नाम की शायद कोई चीज नहीं रह गई है। यही वजह है कि अपराधियों में खाकी का कोई खौफ नहीं है। एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें 2 युवकों के साथ मारपीट की जा रही है और उन पर गोली भी चलाई गई है। बता दें कि रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आधा दर्जन युवक 2 युवकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं और देशी कट्टा हवा में लहराकर दहशत फैलाने का काम भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो के बारे में रीवा एडिशनल एसपी ने यह कहा है कि वीडियो की जांच की जा रही है, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, इसमें समान थाने में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसमें डॉक्टर से पत्थर से मारपीट के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। वीडियो जो वायरल हुआ उसकी सत्यता की जांच की जा रही है और उसमें आए तथ्यों के आधार पर उसमें और भी वैधानिक कार्रवाई। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आते हैं। इस बीच अंबाला से एक मामला सामने आया है जहां पर शहर की बहुत ही कम यानी कि नाममात्र सड़कों पर फुटपाथ बनाए गए हैं और जहां पर बनाए गए हैं वहां पर प्राइवेट वाहन डेरा लगाए हुए हैं। फिर चाहे नागरिक अस्पताल के बाहर की बात कर लीजिए या फिर स्कूल कॉलेज के बाहर, हर जगह यही नज़ारा देखने को मिलता है। वहीं अगर कमर्शियल इलाके यानी कि एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर भी पैदल राहगीरों के लिए खींची गई लेन पर रेहड़ी फड़ी वालों ने या फिर दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है। ऐसे में पैदल राहगीरों को सड़क पर ही चलना पड़ता है और इस समस्या के बारे में जब आमजन से बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि सड़क किनारों पर बनाए गए फुटपाथों पर ऑटो चालक या फिर प्राइवेट वाहन चालक अपने वाहन पार्क कर देते हैं, जिस वजह से पैदल चलने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो जी बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, साइकिल वाला साइकिल को रास्ता नहीं देता, बाइक वाला बाइक को नहीं देता। एक पेंट लेने वाला बंदा भी रास्ते में कार खड़ी करके चला जाता है और हॉर्न मारी जाओ, कोई रास्ता नहीं है। पैदल वाला तो कहाँ से निकलेगा। एक तो जिनको ड्राइविंग नहीं आती कहीं पे भी पार्किंग कर देते हैं। जब पार्किंग बनी हुई है तो पार्किंग में क्यों नहीं खड़ी करते, ताकि पैदल आने जाने वाले किसी आने जाने वाले को दिक्कत ना आए। दुकान के आगे बाइक खड़ी करके कार खड़ी करके चले जाते हैं अंदर, उनको देखना चाहिए ना। जो फुटपाथ वगैरह है उनको बनाने के लिए जो है अभी एक प्लानिंग करके जहाँ शहर में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको आगे टेकअप किया जाएगा। मार्केट की जहाँ तक सवाल है तो मार्केट्स में अलग अलग जगह पे इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए ड्राइव जो है हमने लास्ट वीक चला रखी है और आगे भी इसको जो है फर्दर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत का मामला सामने आया, जिस पर प्रतिक्रियाओं का बाजार भी गर्म है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राशिद आलवी ने प्रतिक्रिया दी है, साथ ही किसानों को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात कही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है, ये राजनीतिक बयान है और इस बयान की भी मैं निंदा करूंगा, लेकिन साथ साथ कहूंगा कि कॉम्पिटेंट सरकार है कांग्रेस की। ये पता चल जाएगा किन लोगों ने हमला किया है और जिन्होंने हमला किया है उन्हें कानून के हवाले कर दिया जाएगा। ये संकेत किस तरह के हैं जिस तरीके से क्षेत्र में उन पर हमला किया गया? देखिए, ये तो जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो सच्चाई का पता नहीं चलेगा, लेकिन आंखें बंद करके ये कह देना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ये भी गलत है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस तरीके के बयानात दुश्वारियां पैदा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री को क्लैरिफाई करना चाहिए कि जो आदमी झंडा लेकर चढ़ रहा था उसके फोटो मोदी जी के साथ हैं, उसके फोटो अमित शाह जी के साथ हैं, उसके फोटो
पंजाब के बीजेपी के एमएलए के साथ है, उनका वर्कर है। लोगों को शक है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मूवमेंट को, किसान मूवमेंट को खराब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया है। देखिए, किसानों के मूवमेंट के साथ है। वो किसानों का मूवमेंट चाहे देश के किसी भी कोने में हो रहा हो, उनकी डिमांड्स को मानना चाहिए। वो तीनों कानून वापस लेने चाहिए। हम किसान नेताओं में कोई डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए तैयार नहीं है। हम सबका स्वागत करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और किसानों की समस्या का जल्द अज जल्द समाधान होना चाहिए, प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करते हैं। मैं कहूँगा कि हमेशा राजनीति के अंदर आदमी मूवमेंट की आग से निकल के तपा हुआ नेता बनता है। टिकैत किसानों के नेता हैं, वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन अगर किसानों का उनके ऊपर भरोसा रहता है तो उनकी आवाज़ में हमेशा ताकत रहेगी। और किसानों की मूवमेंट को अगर वो मजबूत नहीं कर पाएंगे तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। पटियाला के थाना कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझे के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल रोक के बावजूद पटियाला के पतंग बाजार में धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था। इस मामले को लेकर के थाना कोतवाली इंचार्ज इंद्रपाल सिंह ने यह बताया कि 4 दुकानों पर छापेमारी की गई, जहां से चाइनीज डोर और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। हुक्म ते एसपी सिटी साहब के हुक्म ते डीएसपी सिटी 1 योगेश जी के हुक्म अनुसार ते सीनियर अफसर वालों डीएसपी साहब गुरिंदरपाल सिंह उन्होंने के हुक्म अनुसार जी रेड की गई सी। ये जी है चाइना डोर 3-4 जगह ते पाटियां बना के रेड चाइना डोर बरामद की है। ये वो डोर है जिहदे उत्ते लिखा हुआ भी ये पतंगा वास्ते नहीं है। ये वो डोर है ये जोड़े कि जो ये वो डोर है जिन्होंने नाल हादसे हो जाते हैं। सर कितना माल इधरों बरामद होया? ये असी हाले गिनती कर रहे हैं, चल रही है इन्वेस्टिगेशन। 4-5 दुकानों ते असी मौके ते छापेमारी की। सर लगातार गल करी छापेमारी तो होंदी है, लेकिन हर साल ही डोरा तो विकदियां ने फिर दोबारा तो ये लैके पता नहीं कितों दे इन्वेस्टिगेशन का विषय है, असी बाद वेरीफाई करांगे भी ये लैके कितों आउंदे ने। कोई गिरफ्तार किया कोई? ਇਹਦੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਡਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। हिमाचल के कुल्लू के सेंच बाजार में कूड़ा कचरा फेंकने के लिए कोई भी स्थान चिन्हित नहीं है, जिसके कारण नदी के किनारे और बाजार में कूड़े का ढेर लगा रहता है, जिसके कारण बीमारी होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और सेंच संयुक्त संघर्ष समिति और व्यापारी विकास समिति का एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी ऋचा वर्मा से मिलकर के उनको ज्ञापन दिया है और उसमें उन्होंने डीसी कुल्लू से सेंच बाजार में कूड़ा फेंकने के लिए स्थान चिन्हित करने और सेंच टैक्सी स्टैंड में बने शौचालयों को जनता की सुविधा के लिए समर्पित करने की मांग की है। जी देखिए, आज जो हम लोग जिलाधीश महोदय से मिले, इसमें जो मुख्यतः हिंदुस्तान जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो सफाई का जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा हुआ है, तो उसके उसी पे हम आज मिलने आए। जो सेंच घाटी में इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, लेकिन नदी नालों में अक्सर गंदगी दिखती है। कारण ये है कि वहाँ पे कोई भी डंपिंग के लिए कोई स्थान चिन्हित नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई बाजार में कोई कचरा पिट बनी है जिससे कि वहाँ पे कचरे को डाल सके। स्थानीय लोगों को बहुत समस्याएं आ रही है। जो सेंच बाजार में एक पक्का पुल है, एक मात्र पुल है, वो भी कचरे के कारण क्षतिग्रस्त होने के कगार पे है। तो आज हमने जिलाधीश महोदय से मांग की कि जल्द से जल्द सेंच घाटी में कचरे के लिए डंपिंग स्थान चिन्हित किया जाए ताकि सेंच घाटी स्वच्छ व सुथरी रहे। फरीदाबाद के सोहना रोड पर स्थित 55 चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार लोगों को यातायात के नियमों को लेकर के जागरूक करने का काम किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता देखने को नहीं मिल रही। इसलिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने अब चालान करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में बिना हेलमेट लगाए और बिना सीट बेल्ट लगाने वाले यात्रियों के चालान
किए जा रहे हैं। और वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी रामवीर सिंह ने ये बताया कि उनका काम लोगों को हाथों से बचाने का है और यदि लोग बातचीत कराने का प्रयास करते हैं तो हम उन्हें चालान करने के बाद सबक सिखाने और आगे इस तरह के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने को लेकर के जागरूक करने का काम करते हैं। आपकी ओर से देखने को मिल रहा है, क्या प्रयास हो रहे हैं, लोगों को कैसे समझा बुझाकर चालान किए जा रहे हैं? प्रयास ये है कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को समझा भी रहे हैं। 4-5 महीने मैंने होली है, मैं पब्लिक को समझा भी रहा हूँ, हेलमेट ओढ़िए, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट नहीं ओढ़ोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और नहीं मानते तो चालान भी करने पड़ रहे। अब मैं बहुत समझा लिए, लेकिन अब मैं चालान कर रहा हूँ उनका दबा के। किस तरह से यहाँ पे चालान है कि कौन कौन सी चीज़ों के कितने कितने जो है चालान हो रहे हैं और कितने आपके कर्मी जो है लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं? ये सभी चालान है, विदाउट सीट बेल्ट है, ट्रिपल राइडिंग है, ओवरलोड गाड़ियाँ हैं और विदाउट हेलमेट है, सभी के चालान कर रहे हैं। कितने कौन सा चौक है और कितने मुलाजिम आपके साथ यहाँ पर ड्यूटी कर? ये 25-55 कट है, सोना रोड है और करीब मेरे पास 15-16 मुलाजिम है टोटल, जिसमें एक लेडीज भी है। कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, वो बात कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपनी जान को जोखिम में डालकर ये सारी चीज़ों को। मथुरा के कस्बा बलदेव में एक नई कस्बा चौकी बनाई गई है, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने फीता काटकर किया। और इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह कहा कि कस्बे में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए नई चौकी बनाई गई और कस्बे में व्यापारियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। वहीं व्यापारियों ने पुलिस चौकी की स्थापना होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का आभार जताया और कहा कि इस चौकी का काफी समय से इसकी प्रतीक्षा थी। विभाग वार्षिक निविदा कर्मचारियों के द्वारा आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी जो मांगे हैं वो है कि हम पिछले 15-20 वर्षों से ठेका पर कार्यरत है, बावजूद इसके हमें जो शोषण किया जा रहा है हमारा। बल्लभगढ़ के मेन बाजार के मुख्य सड़कों के किनारे से जॉइंट कमिश्नर ने अतिक्रमण हटवाया और इस मौके पर दुकानदारों को भी समझाया गया कि वो सड़क पर कब्जा ना करें। वहीं बल्लभगढ़ के जॉइंट कमिश्नर ने भी अतिक्रमण हटाने को लेकर के खाका तैयार कर लिया है। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और रेहड़ी वालों को सामान हटाने के लिए चेतावनी दी और जिसने सामान नहीं हटाया उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ एक्शन है, क्या कुछ संदेश देने का प्रयास होगा? भाई इनको सभी अपने व्यापार मंडल के साथ मिलकर हमारा बैठक हुआ था और कमिश्नर साहब के आदेश के बाद हमने इनको कहा था कि 1 फरवरी से हम जिसके पास भी डस्टबिन नहीं मिलेगा सफाई के लिए और जो इंक्रोचमेंट मिलेगी उसका हम चालान करेंगे और उनका सामान उठाएंगे। क्या कुछ जो है सामान बिठाए गए हैं या कुछ नोटिस दिए गए हैं, समझाने का प्रयास होगा? और क्या लास्ट डेट बताई थी पिछली बार भी, क्या कुछ रहने वाला है? 31 जनवरी तक का बोला था हमने, 1 फरवरी के बाद फिर हमने आज मुहिम स्टार्ट कर दी है और बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा और सुंदर बनाया जाएगा। कुछ चालान वगैरह भी या कुछ? चालान भी देंगे। यूपी के बहराइच में मंगलवार को परशुराम चौक का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और हवन पूजन कर परशुराम चौराहे की ईंट पूर्व मंत्री बीजेपी सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने रखी। उन्होंने ये कहा कि इससे न केवल शहर खूबसूरत दिखेगा, साथ ही जिलेवासी इसे देख कर के गर्व करेंगे और अब से चौराहे का नाम श्री परशुराम चौक होगा। और इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने ये कहा कि समाज के प्रबुद्ध समुदाय के द्वारा लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि एक चौराहा परशुराम महाराज के नाम से हो। समाज के प्रबुद्ध समुदाय के द्वारा इस बात के लिए मांग की जाती रही थी कि एक चौराहा परशुराम जी महाराज जी के नाम से बहराइच शहर में हो, ताकि हम लोग भी हमारे महापुरुषों का हमारे जीवन में क्या योगदान रहा है, उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया है उसका हम अनुसरण करें, निरंतर उनको देखकर हमको प्रेरणा मिलती रहे। इसी श्रृंखला में
आज बहराइच जनपद के इस स्थान पर परशुराम जी के नाम से चौराहे का शिलान्यास आज किया गया है। सभी लोग मिलकर इसका निर्माण कार्य करेंगे और इसकी वजह से मुझे लगता है कि न केवल बहराइच सुंदर खूबसूरत लगेगा, बल्कि इस चौराहे का भी कायाकल्प होगा और इस चौराहे को देखकर बहराइचवासी नाच कर सकें। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु क्षेत्र के मझोली सागर में वन विभाग द्वारा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इस अवसर पर पक्षियों की सुरक्षा को लेकर के सारस मित्रों का भी चयन किया गया और उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक श्यामधनी राही ने यह कहा कि पक्षियों की सुरक्षा की दृष्टि से बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। लोगों को पक्षियों के प्रति सुरक्षा रखने के लिए जागरूक करने का भी प्रयास इस बर्ड फेस्टिवल से किया जा रहा है और इस अवसर पर डीएफओ ने यह कहा कि पक्षियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसकी सुरक्षा के लिए क्षेत्र के लोगों को भी आगे आना चाहिए। देखिए, ये बर्ड फेस्टिवल जो है हर वर्ष मनाया जाता है और अभी आज ही के कार्यक्रम में यहाँ कुछ लोगों को प्रभागी अधिकारी द्वारा उनको सम्मान स्वरूप कि यहाँ जो आज तमाम जगहों से हमारे पक्षियाँ आती हैं उनके देखभाल के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपा गया है, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी नहीं रहती है तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। देखिए, जो बर्ड फेस्टिवल को आप कह रहे हैं हर साल हम करते हैं, वो हर साल करना हमारा मैंडेट है कि उसको करना है, लेकिन इस साल बाकियों के से हमने कुछ डिफरेंट किया है, क्योंकि आप कहते हैं कि भी वन विभाग हर बारी नहीं पहुंच पाता है। वन विभाग की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, किसी भी विभाग की, पुलिस विभाग की, प्रशासन की, हर किसी की मजबूरियां होती है, मौके पर नहीं पहुँच पाते हैं कई बार। लेकिन इसको जब तक के लिए जन जागरूकता के साथ नहीं जोड़े जाएंगे, जब तक लोगों को नहीं साथ में जोड़ा जाएगा, तब तक पर्यावरण का कोई भी विकास नहीं हो पाएगा, पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पाएगा। वल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में गुरुदेव बृहस्पति मंदिर में सुख शांति के लिए एक हवन का आयोजन किया गया और इसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपरचंद शर्मा पहुंचे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई ने यहां पर कहा कि गुरुदेव बृहस्पति ट्रस्ट में जहां कोरोना काल में भी लोगों के तन मन धन से पूर्ण सेवा की है, वहीं लगातार लोगों के लिए डिस्पेंसरी भी खुली हुई है और उनको फ्री में उपचार और दवाई दी जाती है। उन्होंने आह्वान किया है कि दीन दुखी लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आप पहुंचे हैं, देवगुरु बृहस्पति का भंडारा है, हवन यज्ञ हुआ है, क्या कहना आपका? आज हमारे बल्लभ विधानसभा में देवगुरु बृहस्पति महाराज का मंदिर है, उसकी स्थापना है। आज की स्थापना दिवस है, 9 साल पहले स्थापना दिवस हुआ था। ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। कहीं पे यहाँ पे एक अखंड ज्योत चली हुई है, डिस्पेंसरी का काम भी है, सामाजिक काम भी। जब भी जो भी जरूरत पड़ती है समाज को, हमारी संस्था बहुत अच्छा काम करती है। बधाई देता हूँ। आपने भी पूजा अर्चना की है, तो क्या बल्लभगढ़ की जनता के लिए आपने देवगुरु बृहस्पति बड़े गुरु होते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ में, तो क्या मांगा आपने? देवगुरु बृहस्पति महाराज बहुत बड़े देवता हैं हमारे। आज जो पूजा अर्चना करी है मैंने महाराज जी मेरे भाई। चलिए, मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक
मुंबई से लेकर रायपुर तक। क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार।